साथियों नमस्कार। अब बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। ये प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं जो भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से प्रमुख है स्टार्च। इसका दूसरा नाम एमाइलम भी है। ये गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, अरबी, लेग्यूम्स और अन्य अनाज व शाकों में पाया जाता है। ये आप मंड के रूप में भी इसको जानते हैं और ये भोजन की प्रमुख इकाई है। ऊर्जा देने वाली भोजन के घटक के रूप में इसको जाना जाता है। और लीवर में ये स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, इसलिए इसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो जीव विज्ञान में, जो मनुष्य का यकृत होता है, जब अतिरिक्त भोजन रहता है तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज है जो शरीर को आवश्यकता नहीं होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में एकत्रित होता रहता है। मांसपेशियों में भी रहता है, ये मस्तिष्क में भी रहता है। तो लीवर और मांसपेशियों से हो जाता है तो तब आदमी का शरीर तंदुरुस्त होता है। और जब ये मनुष्य उपवास यानी फास्टिंग कंडीशन में रहता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब ये जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है और शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है जंतुओं के शरीर में रिजर्व स्टॉक के रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं स्टार्च की संरचना की। चूँकि स्टार्च ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी इससे केवल ग्लूकोज की इकाइयाँ ही प्राप्त होती हैं। होमोपॉलीसेकेराइड या हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे। होमो मतलब होता है समान, यानी ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें समान इकाइयाँ प्राप्त होती हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं, और जिनमें भिन्न भिन्न इकाइयाँ प्राप्त होती हैं वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। जो स्टार्च है ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक है एमाइलोज और दूसरा है एमिलोपेक्टिन। तो जो एमिलोज होता है ये 15 से लेकर के 20% तक होता है और ये जल में घुलनशील होता है। तो जो एमिलोज है ये जल में घुलनशील स्टार्च का पार्ट है और ये लगभग 200 से लेकर के 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला से बनता है। यानी इसमें एक चेन, लंबी लंबी चेन होती है जिसमें कोई ब्रांच यानी कोई शाखाएं नहीं होती हैं। और इसमें जो ग्लूकोज इकाइयां हैं वो C1 C4 लिंकेज द्वारा ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती हैं। इसमें C1 C4 लिंकेज होती है, यानी एक कार्बन माने एक ग्लूकोज जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, उसके पहले कार्बन से और दूसरे के चौथे कार्बन से ये लिंक जुड़ी रहती है। और इसमें वही जल का अणु निष्कासित होता है और जो ऑक्सीजन शेष बचता है वो दोनों इकाइयों के बीच में ऑक्साइड बंध द्वारा दोनों को जोड़ लेता है। इसी तरह से ये क्रम से लिंक जुड़ी रहती है और ये अल्फा बंधन कहलाता है। इस तरह से 200 से लेकर 1000 इकाइयाँ तक एक चेन में जुड़ी रहती हैं। स्टार्च का जो दूसरा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन या एमिलोपेक्टिन है, ये 80 से 85% रहता है और ये जल में घुलनशील नहीं होता है। इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं, लेकिन इनमें ब्रांच भी रहती हैं, इसमें श्रृंखलाएँ भी होती हैं और जो श्रृंखला होती है वो
C1C6 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो देखिए इसमें जो एक सीधी श्रृंखला है वो C1C4 लिंक द्वारा जुड़ी होती है और जो ब्रांच होती हैं वो C1C6 द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें दो लिंकेज पाई जाती हैं। जो सीधी श्रृंखला बनती है उसमें आपकी C1C4 लिंकेज रहती है और जो ब्रांचिंग होती है वो C1C6 से होती है। यहाँ पर देखिए वैसे ही यहाँ पर भी OH रहते हैं, एक H और एक OH मिलकर के जल बना के निकल जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड ग्लूकोसाइड बंध द्वारा जुड़ जाता है। ये अलग अलग ब्रांच बनी है। अब इसमें जो सीधी श्रृंखला से जब ब्रांच जुड़ती है तो ये C1C6 जुड़ती है, यानी छठ में कार्बन पर जो CH2OH होता है इसका जो OH समूह है C1 के OH समूह से जुड़ता है और इसका OH समूह हो गया ये और इसका OH समूह हो गया ये। OH HOH मिलकर के जल बना के निकल जाता है और ये ऑक्सीजन जो शेष बचती है वो इसकी लिंक के रूप में ऑक्साइड बंध बना लेती है। इस तरह से जो एमाइलोपेक्टिन है ये शाखित स्टार्च है, इसीलिए ये जल में अघुलनशील है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो सीधी श्रृंखला में जो सीधी चेन बनती है उसमें जो लिंकेज होती है वो C1C4 होती है, जबकि जो ब्रांचिंग होती है यानी जो शाखन होता है उसमें जो लिंकेज होती है वो C1C6 लिंकेज होती है। अब एक दूसरे प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में मिलता है, सेलुलोज है, जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें में देखते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे सूती कपड़ा का धागा हो, चाहे फर्नीचर हो, ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। इनमें जो प्रमुख भाग या प्रमुख घटक होता है वो सेलुलोज होता है। ये केवल पौधों में ही मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ये पौधों का संरचनात्मक घटक होता है। और ये बीटा डी ग्लूकोज की बनी सीधी श्रृंखला युक्त पॉलीसेकेराइड है। इसमें भी C1C4 बंध पाया जाता है। यहाँ पे देखिए C1C4 बंध है, इनमें बीटा लिंकेज होती है। या तो आप इसको ऐसे लिंकेज द्वारा दर्शा सकते हैं या फिर इसको सीधे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एक का C1 और दूसरे का C4। यहाँ पे ये C1 का OH है और ये C4 का OH है। ये दोनों मिलकर के एक जलन के अणु का निष्कासन कर देते हैं और जब एक ऑक्सीजन बचती है वो लिंक के रूप में ग्लूकोसाइड बीटा बॉन्ड के रूप में एक दूसरे को जोड़ के रखती है। इस तरह से ये जो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज है ये बीटा बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं और ये सीधी श्रृंखला होती है। अब हम बात करें ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन जो जंतुओं के शरीर में संचित रहता है, ये रिजर्व स्टॉक होता है, इसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन जैसी रहती है। एमाइलोपेक्टिन जिसमें बीटा डी ग्लूकोज की सीधी श्रृंखलाओं के साथ साथ इसमें ब्रांच उपस्थित रहती हैं। इसमें शाखन अधिक होता है। ये लीवर में यानी यकृत में और मांसपेशियों में रहता है, मस्तिष्क में भी उपस्थित रहता है। ये जब उपवास के समय हम शरीर को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम की सहायता से ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, इसको जीव विज्ञान के विद्यार्थी अच्छे से समझते होंगे। मनुष्य के लीवर में ये दो प्रोसेस होती हैं। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और जब ये ग्लूकोज में बदलता है मानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है।
अब हम कार्बोहाइड्रेट के महत्व की बात कर लें थोड़ा सा। बहुत महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, कोशिका भित्ति के रूप में ये आवश्यक है। जंतुओं के लिए भोजन का अवयव है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को इंस्टेंट एनर्जी के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी तुरंत किसी को यदि ऊर्जा की आवश्यकता है तो शहद का उपयोग किया जाता है। जंतुओं में ग्लाइकोजन तथा पौधों में स्टार्च के रूप में ये भोजन संचय का काम करता है। जैसे कंद हैं, जैसे आलू है या शकरकंद है या चुकंदर है, इनमें स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है जो जंतुओं के काम आता है। लकड़ी, फर्नीचर, रेशे, ये सारे सेलुलोज के बने होते हैं। सूती वस्त्र है या लाख है, यानी फ्लाक्स या टिसलरी उद्योग है मद्य निर्माण का, इन सब के लिए कच्चा माल कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे वो पता है सीरे द्वारा अल्कोहल बनता है, और वर्तमान में तो आप देख रहे हैं सैनिटाइजर्स जो होते हैं वो अल्कोहल युक्त तो होते हैं, और अल्कोहल इसी डिस्टिलरी उद्योग में बनाया जाता है। इसमें स्टार्च के विभिन्न रूपों का किण्वन करा करके अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। डीएनए, आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनमें भी एल्डोपेंटोज और राइबोज शुगर होती है। या डी माने में जो एल्डोपेंटोज होते हैं, 2 प्रकार के एल्डोपेंटोज पाए जाते हैं। आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। प्रोटीन और लिपिड, इनमें भी अनेक कार्बोहाइड्रेट संयुक्त अवस्था में रहते हैं। तो प्रोटीन जंतुओं की संरचनात्मक इकाई है, और लिपिड यानी जो वसा होते हैं ये भी ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य घटक हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।